यस। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका मेजबान मित्र प्रसन्न कुमार पिंचा इस शो में एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हुआ। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक अंग्रेजी का वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक बहुत ही मेधावी दृष्टिबाधित युवा राहुल बजाज, जो कि एक रॉड्स स्कॉलर भी हैं, उनके साथ एक बहुत ही प्रेरणादायक और दिलचस्प चर्चा और वार्तालाप हमने ध्वन्यांकित करके आप सबके लिए अपलोड की थी। उसी समय मैंने ये निश्चय किया था कि इसी तर्ज पर एक हिंदी में भी बातचीत ध्वन्यांकित करके, और जो हमारे श्रोता और दर्शक हिंदी अधिक आसानी से समझते हैं उनकी सुविधा के लिए हिंदी में भी एक इस तरह की बातचीत को ध्वन्यांकित करके अपलोड करेंगे। मैं आभारी हूँ हमारे युवा साथी राहुल बजाज का कि वो इस बात पे सहमत हुए और मेरे आमंत्रण पर आज इस शो में हमारे यहाँ है। सबसे पहले तो राहुल, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस शो में। थैंक यू सो मच पिंचा सर, मुझे आपने बुलाया ये शो में हिंदी में करने के लिए, और मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। मेरी हिंदी इतनी बहुत शुद्ध भी नहीं है मगर अच्छी ही है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके इंग्लिश में ना स्विच करूं और पूरा हिंदी में ही स्टिक कर सकूं। ऑलरेडी मैं स्विच कर रहा हूं। नहीं, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और कहीं कहीं तो अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करना चलता है जी। तो इसमें कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जी। इससे पहले कि हम चर्चा के मूल हिस्से पे आए, मैं रॉड्स स्कॉलर राहुल बजाज के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। मित्रों, राहुल बजाज दृष्टिबाधित है, जैसा कि मैंने बताया, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, रॉड्स स्कॉलर है। रॉड्स स्कॉलरशिप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदत्त की जाती है और भारतवर्ष में हर वर्ष सिर्फ 5 अतिशय जो अति प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं होती है उनको चुन करके ये दिया जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है, संपूर्ण रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों में राहुल बजाज पहले दृष्टिबाधित व्यक्ति है समूचे भारतवर्ष में अब तक जिनको ये सम्मान मिला है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये सम्मान राहुल की व्यक्तिगत प्रतिभा की स्वीकृति तो है ही, साथ साथ समूचे दृष्टिबाधित समाज के लिए ये एक बहुत ही गौरव का विषय है। राहुल बचपन से ही एक तथाकथित आम विद्यालय में पढ़े हैं और अब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा मित्रों कि पिछले कई महीनों से, क्योंकि राहुल मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हालांकि उम्र के लिहाज से मेरी उम्र शायद उनसे लगभग 3 गुना, क्यों राहुल, लगभग 3 गुना होगी। बिल्कुल। तो लेकिन राहुल की और मेरी दोस्ती ने ये साबित किया है कि उम्र मित्रता में कभी बाधक नहीं बन सकती। तो पिछले कई महीनों से हम लंबे जो है ध्वन्यांकित किए हुए संदेशों का आदान प्रदान करके दृष्टिबाधितों से जुड़े और विकलांग व्यक्तियों से आमतौर पर जुड़े मुद्दों पर मूलतः चर्चा करते आए हैं। एक बार हमने ये भी सोचा था कि शायद इनमें से कुछ संदेशों को हम अपने इसमें चैनल पे अपलोड करें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। लेकिन बाद में हमने कुछ ऐसा लगा कि कभी कभी हमने कुछ ऐसे विषयों पर भी चर्चा की है जो अति संवेदनशील हैं और खुल करके अपने विचार विनिमय हमने किया, तो हमें ये लगा कि हो सकता है कि कहीं इनकी गलत व्याख्या हो। इसलिए उससे बचने के लिए हमने फिर तय किया कि नहीं, हम चर्चा करेंगे आपस में और उसी को अपलोड करेंगे। और जब राहुल को समय होगा तो जैसे भी कोई ऐसा कोई फिक्स्ड हार्ड एंड फास्ट कोई नियम
तो उनके लिए लागू अभी नहीं कर सकते क्योंकि वो काफी व्यस्त हैं, लेकिन जब जब भी समय होगा तो वो मेरे इस शो में मेरे आमंत्रण पर निश्चित रूप से आएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। तो अब मैं एक बात और यहाँ बताऊं इससे पहले कि मैं राहुल के साथ अपनी चर्चा शुरू करूं, कि आज की इस चर्चा को हम बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड वे में कर रहे हैं। हाँ, मूलतः दो हिस्सों में। पहले हिस्से में मैं राहुल के बारे में, उनकी शिक्षा और उनके कैरियर के बारे में विशेष करके दो तीन सवाल, चार सवाल उनसे पूछूंगा, और उसके बाद में मैं राहुल को ये मेंटल सौंप दूंगा और वो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है राहुल, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर इट वर्क्स फॉर मी, बिल्कुल। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब पहले तो राहुल, मुझे ये पता है कि आपने शुरू से एक आम विद्यालय में, तथाकथित आम विद्यालय में अपनी शिक्षा अर्जित की, और न केवल आपने आम विद्यालय में शिक्षा अर्जित की, बल्कि बिना ब्रेल पद्धति को सीखे, क्योंकि उस विद्यालय में ब्रेल पद्धति को सिखाने की सुविधा नहीं थी। हाँ, तो उसको आपने किया। तो एक, हम लोग जो ब्रेल जानते हैं, या मेरे जैसे जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं राहुल, जो जन्म से दृष्टिबाधित हैं, बिना ब्रेल के कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे। तो ब्रेल अगर आती भी हो तो भी आम विद्यालय में पढ़ पाना और शिक्षा अपने स्कूली जीवन की पूरी करना, मतलब विशेष करके स्कूली जीवन की बात कर रहा हूँ, वो कोई बहुत आसान काम नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन आपने ये काम किया, तो आपने ये कैसे, इस चुनौती से कैसे आप गुजरे, और कैसे बिना ब्रेल के, हालांकि अब मुझे पता है कि अब आप ब्रेल सीख रहे हैं और सीख चुके हैं बल्कि, और आप अभ्यास कर रहे हैं ताकि आपकी ब्रेल की जो स्पीड है वो बढ़े। थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। बिल्कुल। तो दो तीन बातें हैं इस सवाल के जवाब में जो सामने रखना चाहूंगा मैं। पहली बात तो ये है कि उस टाइम पे जो मेरा मेन प्रिंसिपल मीन्स था पढ़ाई करने का एंड स्कूल वर्क कंप्लीट करने का, वो ह्यूमन असिस्टेंस बेस्ड था टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो एक कुछ ट्यूटर्स आया करते थे मेरे घर पे जो हम लोगों ने अपॉइंट किए थे कि भाई आकर के पढ़ के दें कि क्या स्कूल में लिखा कर दिया है, नोट्स जो टीचर ने बनवा के दिए हैं, और उस बेसिस पे मैं उनको सुन करके लर्न करने की कोशिश करता था। तो वो एक प्रिंसिपल स्ट्रैटेजी था। दूसरा ये कि आपने कहा कि आपके टाइम पे ये मानना डिफिकल्ट होता था कि ब्रेल के बिना आदमी कैसा कर पाए। तो आई थिंक टू सम एक्सटेंट मुझे इस बात का भी बेनिफिट मिला कि टेक्नोलॉजी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी काफी डेवलप होने लगी जिस टाइम पे मैं स्कूल में था। पहले 5-6 साल तो मुझे मालूम भी नहीं था कि जॉज चीज क्या थी, उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता था, क्योंकि उसका भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं था। मगर एक इंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने मुझे, जब मैं 6वीं कक्षा में स्टार्ट करने लगा था, उस समर वेकेशन में उन्होंने मुझे सिखाया था जॉज। उसके बाद से फिर मैं काफी रीडिंग वगैरह अपने आप ही करने की काबिलियत मुझ में सॉर्ट ऑफ डेवलप हो पाई। एंड देन आई थिंक, मगर ये तो बात सही है कि एक मेन स्ट्रीम स्कूल में अगर आप पढ़ो तो भले ही आपको एक्सपोजर मिलता है और एक तरीके से यू आर पुश्ड टू लर्न हाउ टू कोप। हाउएवर उसका डाउन साइड ये भी है कि जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं जैसे कि केन यूसेज, ना सिर्फ मुझे ब्रेल नहीं आती थी, काफी हद तक, काफी सालों तक, पिछले अगर आप 4-5 साल पहले तक छोड़ दो तो मैं तो केन भी यूज नहीं करता था। और अब तो मैं फुल टाइम बेसिस पे यूज करता हूँ, इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी, जबकि इंडिया में थोड़ा साइटेड असिस्टेंस ज्यादा लेता हूँ। बट उसकी भी वो भी एक सॉर्ट ऑफ इंडिस्पेंसिबल टूल बन चुका है मेरे लिए। तो इस तरीके से ये 2-3 बातें हैं जिसके जो मैं अपने मेन स्ट्रीम स्कूलिंग के बारे में उस सवाल के जवाब में शेयर कर सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल राहुल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरे मन में जो एक सवाल आ रहा है, और आप कहें तो मैं आपसे साझा करूं। बिल्कुल। वो सवाल ये है कि राहुल, ठीक है, ये ईश्वर की कृपा है कि आप एक रीजनेबली वेल ऑफ सॉल्वेंट फैमिली से हैं, साधन संपन्न परिवार से हैं।
ट्रू। लेकिन मान लीजिए कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति है, और आपको शायद पता होगा कि दृष्टिबाधितों की जो जनसंख्या है उसकी एक बड़ी संख्या, भारी संख्या, वो काफी गरीबी की हालत में जी रहे हैं, उनके आर्थिक तंगी बहुत है, मॉडरेट टू पुअर मीन्स के लोग हैं। तो आजकल इतनी समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, विच इज नॉट बैड, आई एम नॉट अपोजिंग इट, बट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में अब आप के अभिभावक ट्यूटर्स वगैरह अफोर्ड कर सकते थे, जो मानव असिस्टेंस, जो ह्यूमन असिस्टेंस जिसका आपने जिक्र किया, वो सब अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि वो आपको मुफ्त में तो नहीं मिला होगा, उसके लिए तो पैसे देने पड़ते होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति जो इतने साधन संपन्न परिवार से बिलोंग नहीं करता है, वो एक तथाकथित आम स्कूल में कैसे पढ़ाई करे। हालांकि हो सकता है कहीं कि अब मैं एक दिल्ली में जानता हूँ एक परिवार यहाँ था या है, जो जिनके बच्चे केजी से यहाँ डीपीएस पढ़े हैं, लेकिन उनके माता पिता बहुत सॉल्वेंट हैं, और उनके घर में वो प्रिंटर, कंप्यूटर्स, ये आपके क्या बोलते हैं उसको, ट्यूटर्स, सारा सपोर्ट सिस्टम उनके पास है। तो वैसे तो होता है, लेकिन वैसे बहुत कम संख्यक दृष्टिबाधित व्यक्तियों के साथ ऐसा है। तो इसलिए इसके बारे में आपके कुछ विचार हो तो आप साझा कर सकते हैं। जी, तो आई थिंक 2-3 बातें हैं इसमें। पहला तो ये है कि आजकल के ज़माने में जो लोग मेन स्ट्रीम एजुकेशन अक्वायर करते हैं डिसेबल्ड होके भी, वो ज़्यादातर असिस्टिव टेक्नोलॉजी अपने लाइफ में शुरुआत से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो मैंने नहीं किया था, जैसा मैंने आपको पिछले सवाल के जवाब में बताया। तो अगर आप असिस्टिव टेक्नोलॉजी ही यूज़ करने में ज़्यादा वेल इक्विप्ड हो पाते हो, और वो कोई बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन नहीं रहा है, अभी आपको फ्री सॉफ्टवेयर भी एनवीडीए मिल जाता है, जॉज भी हमारे कंट्री में तो मिल ही जाता है। तो देयरफॉर अगर आप एक्सेस कर पाओ, तो the better way out is not to rely so much on tutors and human assistants, but to figure out कि आप खुद अपने तरीके से कैसे अपने रीडिंग जो टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स हैं वो कर सको, कैसे आप क्लास में नोट्स ले सको जब टीचर डिक्टेट कर रहा है, कैसे आप होमवर्क अपना करके सबमिट कर सको। मैथ वगैरह के लिए भी अब तो काफ़ी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आ चुके हैं जो मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं, बट लोग करते हैं, और इतना कोई बहुत भी बड़ी बात नहीं है आजकल के ज़माने में डिसेबल लोगों के लिए करना। तो वो एक सोल्यूशन है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इंडिपेंडेंस रेंडरिंग भी है। दूसरी बात ये है कि आई थिंक ये तो एक सॉर्ट ऑफ ये बात तो सही है कि मेरे केस में आई थिंक कुछ प्रिविलेज कंडीशंस थी जिसकी वजह से मुझे इस तरीके का एक्सेस मिल सका। बट आई थिंक लोग हैं, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जो मेरे ध्यान में भी हैं, जो इकोनॉमिकली चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में होकर भी मेन स्ट्रीम एजुकेशन काफ़ी अच्छे तरीके से परस्यू कर पाए हैं। तो आई थिंक अगर आप एक ओपन माइंडेड अप्रोच रखते हो और सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉर्ट ऑफ अप्रोच रखते हो, तो कुछ सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। मैं स्टिल आई डोंट वांट टू विश अवे द प्रॉब्लम, और बिकॉज मैंने वो सर्कमस्टांसेस नहीं फेस किए हैं, सो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मी टू से कि भाई सिर्फ सोच की बात है, अगर अच्छी सोच रखो तो सब हो जाएगा। मगर कुछ ये बातें हैं जो मेरे ध्यान में आती हैं, विच आर वर्थ कंसिडरिंग। नहीं, बिल्कुल आपकी बात में काफी दम है। मेरा केवल ये सोचना है, और कभी अगर मौका होगा आपके साथ, तो समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, जो प्रोफेशनल्स है वो बड़े हेयर स्प्लिटिंग करते हैं, बाल की खाल निकालते हैं। तो इन सब चीजों के, और विशेष करके समावेशी शिक्षा के बारे में जो को लेकर के जो काफी सारी कुछ चुनौतियां हैं व्यावहारिक तल पर, उससे हम कभी चर्चा करेंगे। क्योंकि वाइल देयर इज लॉट ऑफ मेरिट इन व्हाट यू आर सेइंग, कि जबकि आप जो चीज कह रहे हैं उसमें काफी दम है, काफी सत्यता है। ये भी बात सत्य है कि अगर आज मान लीजिए कि मैं एक बहुत गरीब व्यक्ति हूँ और मेरे अगर दृष्टिबाधित बच्चा है, तो मैं उसको
सबसे पहले देखूंगा कि कोई दृष्टिबाधितों के लिए अगर विद्यालय है तो मैं उसको, ऑनेस्टली आपको मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, मैं उसको दृष्टिबाधित बच्चों के विद्यालय में ही कम से कम स्कूल के लिए डालूंगा। और अगर देखूंगा कि किसी भी अच्छी दृष्टिबाधित स्कूल में उसे एडमिशन दिलाने में मैं विफल रहा हूँ, तब रादर देन नॉट स्टडिंग एट ऑल, की रादर देन सिटिंग एट होम, की घर में ऐसे ही बैठे रहने के बजाय, तब मैं जो तथाकथित आम स्कूल में भेजूंगा। क्योंकि ये भी जो है जॉज है, आम ये जो आप जैसे, ठीक है जॉज आजकल आप कह रहे हैं मिल जाता है, मैं समझ रहा हूँ कि आप कैसे मिल जाता है ये बता रहे हैं। एनवीडीए भी मिल जाता है, एनवीडीए तो लीगली आपको फ्री भी मिलता है, पैसे भी देने होते हैं। लेकिन एक इसमें एक बात और है कि अभी भी डिजिटल डिवाइड इतना ज्यादा है, आपको शायद कितना इल्म है मुझे नहीं पता, कि ये सब भी कंप्यूटर के प्रति भी एक्सेस बहुत सारे दृष्टिबाधितों को नहीं है, क्योंकि काफी सारे दृष्टिबाधित व्यक्ति गांव में रहते हैं। लेकिन ये एक अलग चर्चा का विषय है, इस पे आप जरूर कभी ना कभी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। एक मेरा और सवाल है कि आप जो आम विद्यालय में पढ़े और आम विद्यालय में जो आपके सहपाठी थे, आपके जो क्लासमेट थे या जो भी रहे हैं, उनका आपके प्रति आचरण कैसा रहा? क्या वो बहुत ही जैसे कंडेसेंडिंग या पेट्रोनाइजिंग होता है कि चलो, और बेचारगी वाला होता है कि ये इस बेचारे को दिखाई नहीं देता है, चलो हम इसकी मदद करते हैं, या क्या ये बराबरी के दर्जे पर वो आपको ट्रीट करते थे? आपको उस समय कैसा महसूस होता था? अगर आप खुल के बताएं तो हमारे श्रोताओं और दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक दो तीन तो पहली बात तो इसमें ये है कि मिक्स्ड रिएक्शंस थे लोगों के। ये तो आप मतलब ये कुछ नया नहीं कह रहा मैं, काफी लोग यही कहेंगे कि व्हेन इट कम्स टू असेसिंग हाउ द एबल बॉडीड पीपल अराउंड देम आर ट्रीटिंग देम, तो कुछ लोगों का एक एनलाइटेंड रिस्पॉन्स होता है, एक समझदार होता है, और कुछ लोग तो एकदम चौकन्ने रह जाते हैं कि भाई क्या बोलें क्या नहीं, क्या करें क्या नहीं। तो उस तरीके का तो होता ही था, अभी भी होता ही है। बाय एंड लार्ज दो आई थिंक एज के साथ ये चीज इम्प्रूव होती हुई है मेरे लिए। तो जब मैं स्कूल में था उन दिनों में ज्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे बहुत फ्रेंड्स थे, बहुत ज़्यादा मैं सोशलाइज करता था, in terms of going out for parties or things like that, or out of school activity, तो ना के बराबर ही थी ऑलमोस्ट इंटायरली मेरे स्कूल लाइफ में, अगर आप कुछ इधर उधर के एक्सेप्शंस को छोड़ दो तो। अब इसमें एक बात तो ये भी है कि, और ये मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, ये अब दुनिया भर में, क्योंकि अब तो काफी एक्सपोजर, मतलब थोड़ा एक्सपोजर हुआ है तो मालूम पड़ता है बाकी लोगों का भी क्या है। तो ये एक ऑनगोइंग चैलेंज रहता है कि कैसे हम इंटीग्रेशन अटेन कर पाए मीनिंगफुली लोगों के दिमाग में एज अ डिसेबल्ड पर्सन। और दूसरी बात इसमें ये है कि काफी लोगों का एक तरीके से, जब मैं स्कूल में था, तो एक दो आपको एक्सपीरियंसेस बता देता हूँ जस्ट टू सॉर्ट ऑफ कॉन्क्रिटाइज, जो मैं हवा में बात आपको लग रही होगी थोड़ी बहुत ये। तो एक ये है कि काफी लोग जैसे मुझे स्कूल में आप बुलाया करते थे, जबकि अपने बाकी मित्रों को लोग तू या तुम बुलाते हैं, राइट? तो वो एक तरीके से पेडिस्टल पे आपको सिचुएट करने वाली बात हो जाती है। एक लोग आपको रिस्पेक्ट तो देते हैं, वो दर्जा तो देते हैं, बट एज एन इक्वल पीयर क्या वो मानते हैं? तो मेरा मानना है नहीं मानते। नहीं, और वो जो रिस्पेक्ट है, मैंने पता नहीं, एक ऐसे ही थॉट आ रहा है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। बिल्कुल। वो जो रेस्पेक्ट है वो आपको देते थे या ब्लाइंडनेस को देते थे, डिसेबिलिटी को देते थे? वो भी एक सोचने लायक बात है। डिसेबिलिटी के बेसिस पर ही देते थे, वरना अगर वो डिसेबिलिटी नहीं रहती तो नहीं दिया रहता, ये तो क्लियर कट है मेरे मन में। तो उस वजह से वो एक बात थी। दूसरा ये कि कुछ
ऐसे लोगों को डायरेक्ट बात करने का टेंडेंसी नहीं था। तो मेरी एक सॉर्ट ऑफ अप्रोच ये था कि जब मैं स्कूल में जाया करता था तो मेरे साथ एक साइटेड हेल्पर रखा गया था हु यूज्ड टू गो विथ मी। नाउ फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स वो एक अच्छा सोल्यूशन था, बट उसके बाद आई डोंट थिंक वो जरूरी था। बट उस टाइम पे हमको लगा कि क्योंकि कोई एक यूजर गाइड तो होता नहीं है इस तरीके की सिचुएशन में, तो वन डज व्हाट वन थिंक्स इज अप्रोप्रिएट। मगर उसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये था कि लोग उसी गाइड से ज्यादा जाके बात किया करते थे कि राहुल को कितने मार्क्स मिले ये पेपर में, ये क्या है क्या। और एक और बात, एक लास्ट दो फाइनल बातें, आई एम सॉरी लंबा आंसर हो रहा है मगर नहीं आप हाँ, बिल्कुल कहिए। सो एक तो ये है कि मुझे स्कूल में फर्स्ट बेंच पर बिठाया जाता था काफी सालों के लिए, ये सोच के कि जो मेरा रेसिडुअल विजन था उसका मैं यूटिलाइजेशन कर पाता, मतलब जो बचा हुआ जो विजन था, करेक्ट। तो वो बोर्ड पे ज्यादा समझ पाता या फिर सुनने में ज्यादा सुविधा होती थी। मगर ऐसा कुछ था नहीं एक्चुअली, वो बस एक सोचने की बात थी। मगर मैं अकेला बैठा करता था और काफी बार ये भी होता था कि कुछ लोगों के साथ बिठाया मुझे दे यूज्ड टू पुट मी विद पीपल जिनके साथ मैं अगर चॉइस मिलेगी तो नहीं बैठूंगा। अगर क्योंकि एक साइटेड अगर आप आदमी हो तो आपको मौका मिलता है कि आप एक पूरे क्लासरूम में देखते हो आपके दोस्त कहाँ हैं, उनको ढूंढते हो और उनके साथ जाकर के बैठते हो। उस तरीके का एबिलिटी नहीं था, तो आई वाज फोर्स्ड sometimes to be with people that I would not have chosen to be with if I were given the choice. मतलब कई बार आपको ऐसे मित्रों के साथ भी बैठना पड़ता था जिनके साथ अगर आपके पास ये जानने का की सुविधा होती, काबिलियत होती कि मैं जा करके, हाँ, तो नहीं जाके बैठता था। ये तो काफी बार होता था ये। और आखिरी बात ये है कि एक बार मुझे याद है 8th स्टैंडर्ड में था मैं, तो एक हमारे टीचर आई थी, एक नॉर्मली नहीं पढ़ाती थी स्कूल में, तो वो ऐसे ही एक क्लास लेने के लिए आई थी। तो वो पूछताछ कर रही थी, एक मेरी क्लासमेट थी उससे कि ये कैसे करता है, कैसे मैनेज करता है, ये वो व्हाटएवर, हाउ आई वाज सॉर्ट ऑफ एबल टू कोप। तो उसने कहा कि तुम लोग उससे बात करते हो क्या? सो द गर्ल सेड ही इज नॉट दैट फ्रेंडली, इतना हमारी उनसे बात नहीं होती। तो उस तरीके से आपने इंटरव्यू नहीं किया उस समय कि नहीं देखिए आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं बोला आपने? नहीं, उस टाइम पे देखिए इतनी समझ या इतना असर्टिवनेस या इतना वो नहीं था, प्रेजेंस ऑफ माइंड उस और वैसे भी आप शायद थोड़े इंट्रोवर्ट किस्म के हैं, तो हाँ, तो वो भी एक, और वो एक लास्ट बात है कि मैं ऐसे बहुत आउटगोइंग या एक्सट्रावर्ट पर्सनालिटी मेरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे शांति बैठा रहता हूँ अपने कॉर्नर में, मगर बहुत ज्यादा भी आई एम नॉट सॉर्ट ऑफ वेरी लाइक एन एक्सट्रोवर्टेड इंडिविजुअल। अब अगर आप डिसेबल्ड हो तो पूरी तरह तो आप पैसिव और इंट्रोवर्टेड तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज इट डजंट फ्लाई वेल विद द डिसेबिलिटी। तो ये कुछ बातें हैं। नहीं, ये बड़े बड़े दिलचस्प और उपयोगी अनुभव है। उपयोगी इसलिए है कि इनसे काफी कुछ पता चलता है, काफी कुछ खबर और अंग्रेजी इंटरव्यू के हिसाब से नया कंटेंट भी है ये थोड़ा। हाँ, नहीं, और बिल्कुल असल में मैं श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि राहुल ने ये कहा भी था बहुत, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात कहते हैं, बहुत दिलचस्प बातें करते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा कि सर हम जो हिंदी में वार्तालाप करेंगे उसके कंटेंट में थोड़ा फेरबदल करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आपके बारे में जो पूछना है वो तो मैं पहले जैसा ही पूछूंगा, क्योंकि वो लोगों के लिए प्रेरणादायक है जब आप चर्चा को आगे ले जाएंगे तब। लेकिन इसमें भी उन्होंने जो मैं पूछ रहा हूँ इसमें भी उन्होंने काफी एक और वैरायटी डाली है। इसके लिए राहुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपने अभी बातें बताई वो न केवल काफी उपयोगी हैं, बल्कि उससे काफी, और उपयोगी इसलिए है कि उससे काफी कुछ पता चलता है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे मैं अभी आपको सुन रहा था, एज आई वाज लिसनिंग टू यू, माय एक्सपीरियंस कोरोबोरेट्स विद यू। अब आप पूछेंगे कि सर आपका कैसे कोरोबोरेट करता है? आपने तो दिखने वालों के साथ स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं की। तो मेरा कहना है कि नहीं, थोड़े समय के लिए मैंने भी की थी, वो बहुत लोगों को पता नहीं है। और इसके अलावा एक बात और भी है कि दिखने वाले बच्चों के साथ मेरा काफी कुछ मेल मिलाप रहा करता था। तो जैसे एक जो आपने बताया तू और आप, ये मेरा भी अनुभव है।
फिर मेरे बारे में मेरे साथ वाले जो मेरा गाइड है या मुझे जो असिस्ट करने आता है उसको जो पूछते हैं कि इसको कैसे चाहिए, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इस तरह की बातें वो हूबहू राहुल मेरे अपने निजी जीवन के अनुभव से मिलती हैं। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव भी ऐसा रहा है। दूसरे जो आपको प्रथम बेंच में बिठाते थे, अब उनके इरादे नेक हैं, लेकिन इसके पीछे जो सोच है वो उस पर चर्चा हो सकती है कि वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है। तो ये भी एक बड़ी सोचने लायक मतलब बहुत सोचने लायक बात है। मैं हाँ, तो मुझे ये जो अभी आपने जो बातें बताई हैं, ये बातें मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी, दर्शकों को भी बहुत दिलचस्प मालूम पड़ेगी, विशेष करके उन लोगों को जो आम विद्यालय में, जिन्होंने स्कूली जीवन में पढ़ाई नहीं की या प्रारंभिक स्कूली जीवन में पढ़ाई नहीं की। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि 8वीं 9वीं के बाद में तो आम बच्चों के साथ भी कई दृष्टिबाधित स्कूलों में भी भेज देते हैं। तो ये एक अच्छा मेरा एक और आपसे सवाल है जिसका वैसे लगभग जवाब मुझे मिल गया है, फिर भी मैं आपसे करता हूँ कि क्योंकि आपने ब्रेल बाद में सीखी, तो जो एक समस्या ये आती है कि बचपन में फाउंडेशन अच्छा हो, इसलिए आपका सेंस ऑफ स्पेलिंग यानी स्पेलिंग्स जो है, और जो एक सेंस ऑफ पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, ये सब जो देना, कहाँ कॉमा लगती है, कहाँ फुल स्टॉप लगता है, ये सब आपने कैसे सीखा? जी, तो ये एक्चुअली शुरुआत के दिनों में बिकॉज मैंने ब्रेल नहीं सीखा, आई वॉज एट अ डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज। मतलब आपको लगता था कि आप एक डिसएडवांटेज की स्थिति में हाँ, काफी मैं पीछे, हाँ, मुझे लगा कि मैं पीछे हो रहा था ये इन दीज एरियाज बिकॉज मैंने ब्रेल नहीं सीखी। तो मगर जो सॉल्यूशंस इसके निकाले गए आगे जाकर के वो ये थे कि जब मैंने स्क्रीन रीडिंग टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू किया, उसके बाद इनिशियली तो ऐसे ही मैं पढ़ता था जैसे वो जैसे का वैसे बता रहा है, बट बाद में फिर वन बिगैन टू यूज इट इन अ मोर कंस्ट्रक्टिव वे। उसको इस तरीके से इस्तेमाल करने लगे कि लगा मैं कि मालूम पड़ सके कि नॉर्मली जब लोग लिखते हैं तो कहाँ क्या कैसे स्पेल करते थे। कुछ आई मीन वर्ड्स तो आदमी सॉर्ट ऑफ बोल के ही सीख लेता है काफी स्पेलिंग, मगर जो नहीं सीखता, या फिर अगर आप मान लो एक बुक पढ़ रहे हो सॉफ्टवेयर के साथ, उसमें एक नया वर्ड आता है जो आपको एकदम से सोचते टाइम आपको लगता है कि यार इसका तो स्पेलिंग मुझे नहीं मालूम। तो अगर वो बोलता है गेज, GAUGE, गेज, तो ये वर्ड का स्पेलिंग तो नहीं आता, तो फिर आप जॉस को लेकर जाओ उस वर्ड पे और बुलवाओ वो स्पेलिंग, ताकि मालूम पड़ेगा कि भाई ये है, और फिर उसको आप लर्न करो। तो वो एक तरीका था जो अभी भी मैं काफी हद तक इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा ये कि पंक्चुएशन भी उसी के थ्रू मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करनी आई, बिकॉज उसमें आप समझ सकते हो कि कहाँ पे क्या पंक्चुएशन मार्क यूज किया जा रहा है। तो ये एक वर्क इन प्रोग्रेस ही रहता है अभी भी, मैं कहूँगा टू एन एक्सटेंट, मगर दीज आर द वेज इन विच आई लर्न इट। मगर मैं ये जरूर मानता हूँ कि अगर मैंने ब्रेल ज्यादा जल्दी सीखी होती तो इन एरियाज में आई वुड हैव had a much easier time. Nevertheless, you excelled। फिर भी आपने बिल्कुल किया है, कोशिश तो बिल्कुल रही है। आपने हम सबको गौरवान्वित किया और हम सबको पीछे छोड़ दिया। नहीं, अच्छा अच्छा, अब मैं ये एक बात मुझे याद आ रही है, तो अगर आप इजाजत दे तो मैं साझा करूँ एक अपना अनुभव। अभी जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, ये जो दिखने वाले जो बच्चों के साथ वो किस तरह से पेश आते थे, और तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरा भी इंटरेक्शन साइटेड बच्चों के साथ खूब होता था जब मैं बच्चा था। यहाँ तक होता था राहुल कि कई बार मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था। अब आप पूछेंगे कि सर आपको तो दिखता नहीं है बिल्कुल भी, तो आप क्रिकेट कैसे खेलते हैं? अगर वो जो फील्ड अप बॉल रहता है वो नहीं, तो वो नहीं, उस समय आवाज करने वाले बॉल नहीं थे हमारे। अरे भाई, मैं बहुत बुजुर्ग आदमी हूँ राहुल, मैं कहा था वो सब नहीं था। अच्छा। तो क्या होता था कि
पहले बच्चों नहीं, जो दिखने वाले बच्चे, देखिए बच्चे भी कितने एकोमोडेटिंग होते हैं। कभी कभी मुझे मजाक में कहने का मन होता है कि जो जो आदमी बड़ा होता है, हाँ कभी जी। कभी लगता है कि डिजेनरेट होता है, बाद में वो थोड़ा कम एकोमोडेटिंग हो जाता है, बच्चे ज्यादा एकोमोडेटिंग होते हैं। तो क्या हुआ कि वो पहले तो उन्होंने कहा कि प्रसन्न को, यानी मुझे, मेरा फर्स्ट नेम प्रसन्न है ना, तो उन्होंने, वो कहते थे कि प्रसन्न को हम अंडर हैंड बॉलिंग करेंगे ताकि वो लुढ़कते हुए बॉल जाए, हवा में ना जाए, हाँ। ताकि उसकी आवाज को सुन के वो स्ट्रोक ले सके। तो अब उसमें क्या था कि कुछ समय तक वो सब चला। जब मैं हिट करता था बॉल को, हिट करने के बाद, अब क्रिकेट में आपको दौड़ के रन लेना होता है, करेक्ट। तो मैं इसलिए नहीं दौड़ता था कि जो मेरे सामने बैट्समैन है वो अगर दौड़ता, उसके साथ कोल्यूजन की संभावना थी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता था। करेक्ट। तो बच्चे क्या करते थे कि वो एक अंदाज करते थे कि इस स्ट्रोक में कितने रन कोई दिखने वाला बच्चा हिट करता तो उसको 1 रन मिलता कि 2 रन मिलता, उस अंदाज से वो मुझे रन देने लगे। फिर देखिए उन्हीं के मन में एक थॉट आया कि यार ऐसा क्यों करते हैं। कुछ समय तक ये चला, फिर उन्होंने कहा नहीं, एक काम करते हैं, जैसे एक रिटायर्ड तो नहीं, एक थोड़ा इंजर्ड बैट्समैन होता है, उसको रनर मिलता है, करेक्ट। तो हम प्रसन्न को भी एक रनर दे देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे होते हैं, उनका एक कुछ बच्चे ऐसे भी, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आर वेरी एकोमोडेटिंग ऑल्सो। तो ये एक मुझे लगा कि आपसे, अच्छा अब मैं आपको ये इस पे बस मैं एक पॉइंट अगर मैं कहूँ, जी तो ये मैंने भी आगे जा करके आई हैव कम टू रियलाइज कि काफी चीजें जो आपको ऐसा लगे इनिशियली कि विजुअली ओरिएंटेड हैं, गेम्स वगैरह, मान लो लोग कार्ड्स खेल रहे हैं या फिर कोई टैबू वगैरह इस तरीके की गेम्स खेल रहे हैं जो फोन पे देख करके आपको बताना पड़ता है कि क्या देख रहे हो और फिर दूसरों को कन्वे करना पड़ता है। इस तरीके की जो भी कोई गेम्स हैं, वो भी अगर आप लोगों के साथ खेलो, अगर आप टीम अप करो दूसरों के साथ जो साइटेड हैं, तो यू कैन पार्टिसिपेट क्वाइट इफेक्टिवली इन दोज ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते आप, मगर ये बात जरूर है कि आपने, क्योंकि मुझे सोशलाइजिंग वगैरह के बारे में भी पूछा इनिशियली, काफी, और बॉयज में ये ज्यादा होता है गर्ल्स के कंपैरिजन में, ये मैं सेफली कह सकता हूँ, क्योंकि ये कोई गलत बात, इट्स अ फैक्ट कि नहीं, इट इज अ फैक्ट, मेरा भी ऐसा ही अनुभव है कि बॉयज में ये ज्यादा होता है कि काफी हद तक सोशलाइजिंग जो है दैट हैपेंस इन द फॉलोइंग वेज। अब आप मान लो प्ले स्टेशन खेल रहे हो, राइट? या तो आप जाकर के वीडियो गेम्स खेल रहे हो, फीफा खेल रहे हो, काफी हद तक सोशलाइजिंग इवन अमंगस्ट adults, people my age, happens in those ways which you cannot participate in, at least I don't know how to, if with a visual impairment. तो काफी हद तक आप you end up missing out on those experiences and those bonding basically those bonding experiences that other people are able to engage in. तो ये भी एक major reason है जी। और ये भी होता था कि वो आउट ऑफ कंसर्न, एंड दैट कंसर्न वाज जेन्युइन। वो मुझे जैसे अगर हमारी साइड फील्ड कर रही होती तो मुझे एकदम ऐसी जगह वो प्लेस करते थे जहाँ लीस्ट रिस्क हो ऑफ बीइंग हिट। तो खैर, अच्छा अब मैं एक दूसरे सवाल पे आता हूँ कि आप नागपुर में हैं और वहीं आपका घर है, तो वहीं पे आपने कॉलेज की पढ़ाई की, फिर वहीं से आपने कानून की अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की, और फिर आपने ये रोड्स स्कॉलरशिप की आपने जब आपने टेस्ट वगैरह दिया जी। तो इसके लिए तो हर कोई तो साहस भी नहीं करेगा, और विशेष करके एक दृष्टिबाधित जिसके पास इतने कम संसाधन यहाँ पर है, ब्रेल में भी और में भी चीजें उपलब्ध नहीं हैं, तो आपके मन में ये आइडिया आया कैसे कि मैं रोड्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूंगा? किसी ने प्रेरित किया या ये आपके अपना निर्णय था? तो मेरे मालूम तो था ही कि ये क्या चीज थी और कि किन लोगों को मिलती थी काफी सालों तक, बट आई नेवर थॉट ऑफ माई सेल्फ एज समवन हु कुड गेट इट। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मेरे में वो काबिलियत थी।
इसलिए मैंने कभी अप्लाई करना सीरियसली कंसिडर नहीं किया। मगर एक मेरा फ्रेंड है जिसको मिली वो स्कॉलरशिप, और उसने फिर मुझे कहा कि भाई आप क्यों नहीं फ्रेंड अप्लाई। मैंने साइटेड फ्रेंड, मतलब हाँ हाँ दृष्टिवान। हाँ हाँ, वो साइटेड फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू कंसिडर अप्लाइंग। तो फिर मैंने सोचा कि अप्लाई करने में क्या हर्ज है, तो कर दिया। और फिर उसके बाद 2 राउंड थे इंटरव्यूज के उस टाइम पे, तो फिर वो हो गया। मगर ये तो खैर इनसिक्योरिटी तो सभी को होती है, एज इन कोई भी शायद ही ऐसा सोचता होगा इन चीज़ों के लिए अप्लाई करते टाइम कि भैया मुझे मिलने वाली है या मेरा अच्छे चांसेस हैं। मगर एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि ये स्कॉलरशिप में ऐसा माना जाता है। सो देयर आर 4 क्राइटेरिया, चार चार क्राइटेरिया को हिंदी में क्या बोलोगे आप? चार चार विशेषताएं समझ लीजिए, चार विशेषताएं, हाँ, 4 विशेषताएं हैं जिनके बेसिस पे ये फॉर स्कॉलरशिप, वांट ऑफ ए बेटर वर्ड आई एम जस्ट सेइंग दिस लाइक राइट यस नाउ। यस यस, जिनके बेसिस पे ये स्कॉलरशिप मिलती है, तो उनमें काफी है। या यूं कह सकते हैं 4 मानक। हाँ, मानक है। हाँ ओके, हाँ हाँ। तो इसमें है जो दूसरा क्राइटेरियन है, एबिलिटी टू यूज योर एनर्जी टू। पहला क्या था? पहला क्या था? आई मिस्ड आउट ऑन दैट। नहीं, मैंने पहला बोला ही नहीं, क्योंकि बाकी तो 3 अलग हैं, मगर जो एक इम्पोर्टेंट वन है ये वाले पॉइंट के लिए, वो दूसरा वाला है, विच इज एबिलिटी टू यूज योर एनर्जी टू द फुल, कि आपकी ऊर्जा को का पूरा इस्तेमाल करने की क्षमता। हाँ, क्षमता, इसके बेसिस पे। तो ये ऐसा माना जाता था, अब इतना नहीं है, मगर पहले माना जाता था कि ज्यादा आउटडोर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में आप कितना एंगेज कर पा रहे हैं, उस बेसिस पे आपको ये मिलता है। तो काफी हद तक अगर आप तो इस वजह से ये भी एक रीजन है कि ये स्कॉलरशिप जनरली डिसेबल्ड लोगों को ज्यादा नहीं सॉर्ट ऑफ मानी जाती उनके लिए अप्रोप्रिएट, क्योंकि अगर आप कुछ डिसेबिलिटीज ऐसी होती हैं जिनमें बाय डेफिनेशन आप ज्यादा स्पोर्टिंग या आउटडोर एक्टिविटीज नहीं कर पाते। खैर, अब तो उनके कंडीशंस काफी वाइडन हो, आई मीन उनका इतना क्लोज माइंडेड अप्रोच नहीं है। तो एक तरीके से तो ये एक एडवांटेज भी हो जाता है एक्चुअली आपको, अगर आप एक डिसेबिलिटी है। और ये मुझे पूछा भी गया था मेरे इंटरव्यू में रोड्स के, कि भैया हमारे पास ये 4 मानक हैं और आपको डिसेबिलिटी भी है, और आपने उन 1-2 सवालों के जवाब में उसको भी लाया है, तो इसको हम किस तरीके से कंसिडर करें? मतलब वाइवा जो ओरल इंटरव्यू में पूछा था क्या? करेक्ट करेक्ट, जो फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू होता है। तो मैंने उनको यही कहा कि भैया जो 4 आपके क्राइटेरिया हैं वो तो आपको लगाने ही है मेरे पे, जैसे आप किसी और पे लगाओगे। अगर मैं वो नहीं मीट करता तो फिर तो ऑब्वियसली मुझे स्कॉलरशिप नहीं ही दोगे ना। मगर ये बात जरूर है कि आप वो क्राइटेरिया अप्लाई करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि अगर मैं वो 4 क्राइटेरिया को मीट करता हूँ, तो ये बात तो जरूर आपको ध्यान में रखनी चाहिए दैट आई हैव, बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी, had a far harder time of it, right? कि मुझे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है इस पोजीशन में आने के लिए, कि जब मैं जहां पर मैं वो 4 क्राइटेरिया को मीट कर रहा हूँ, तो वो उसमें आपका एक केस स्ट्रॉन्गर हो जाता है एक्चुअली कंपेयर टू अदर्स। मगर ये भी है कि आप एक डाइवर्सिटी कैंडिडेट नहीं सोचना, यू डोंट वांट टू बी थॉट ऑफ कि एज समवन की एक डाइवर्सिटी कैंडिडेट है, कि भाई क्योंकि उनको ये दिखाना था कि ये डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहा है इसलिए हम इसको दे रहे हैं, तो वो भी आप नहीं चाहते तो कि आपने अपनी दृष्टिबाधिता के बारे में जब आपने फॉर्म फिलअप किया तभी बता दिया था कि आप हाँ, तो वो एक बिल्कुल, तो वो एक पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखना होता है 1000 शब्दों का, तो उसमें भी मैंने काफी लिखा अपने डिसेबिलिटी के बारे में और कैसा मेरे चैलेंजेस रहे हैं। हाँ, तो राहुल, ये जब आप का सिलेक्शन हो गया और जब आप यहाँ से गए, और क्योंकि आप तो घर में बहुत एक तरह से कहें तो ऐशो आराम से रहते थे जब सही बात है। तो जब आपका एकदम से सिलेक्शन हो गया और लगा कि अब तो भाई जाना पड़ेगा, तो उस समय 2 चीजें हैं। एक तो आपके मन में क्या था, मतलब मैं समझता हूँ कि आपके मन में बहुत अपार खुशी भी होगी, लेकिन थोड़ी कहीं ना कहीं नर्वसनेस भी हुई होगी। और आपके जो पेरेंट्स हैं, विशेष करके आपके माता पिता,
उनके मन में क्या चल रहा था, फिर इसको कैसे क्या किया। और उसके बाद साथ ही एक और प्रश्न जोड़ देता हूँ, नहीं तो आप मुझे एक्यूज करेंगे कि आपने सर मेरे बारे में बहुत बोल के, लेकिन ये जरूरी है राहुल। ठीक है, बहुत जरूरी है, लोग आपको पता। तो दूसरी बात ये है कि जब आप चले गए और वहाँ का आपका ओवरऑल अनुभव बहुत संक्षिप्त में बताएंगे कि कैसा रहा। ये दो इस प्रश्न के दो सेगमेंट है, दो टुकड़े हैं, दो भाग हैं। करेक्ट। तो ये बात तो है कि जब मैं वहां पर गया काफी हद तक एडजस्टमेंट करनी पड़ी लाइफ में। जिस तरीके से यहाँ पे आदमी लाइफ जीता है कि इन टर्म्स ऑफ आपको खाना मिल रहा है बना बनाया, आपको अपना ड्राइवर है, गाड़ी है, और एक तरीके से कोई हाउस होल्ड चोर्स इतने नहीं करने पड़ते, और फिर वहां पे जाके सब आपको करना पड़ रहा है। तो ये तो साइटेड लोगों के लिए भी जो इंडिया से जाते हैं वहाँ पे, मेरे फ्रेंड, काफी चैलेंज उन सबको ये होता है। बट अगर स्पेशली आपको डिसेबिलिटी है, बिकम्स डबली चैलेंजिंग। एंड अगर आप घर के बाहर रहे भी नहीं हो पेरेंट्स वगैरह के से दूर, तो मगर यही था कि आई रियली वांटेड दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एक टाइम के बाद इंसान चाहता है कि अपने हॉराइजन्स को एक्सपैंड करें, अपने जो अपने आप को पुश करे कंफर्ट जोन के बाहर। तो आई टुक इट इन दैट सेंस, एंड कुछ आसानी तो इट वाजंट सॉर्ट ऑफ अ केक वॉक, एंड डिफिकल्टी तो थी, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी हद तक ऐसा एक्सपीरियंस आपको एम्बोल्डन कर देता है, इन द सेंस कि यू बिकम फार मोर कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन अबाउट योर एबिलिटी टू फेंड फॉर योर सेल्फ। अपनी देखभाल करने की जो काबिलियत है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। दूसरा जहाँ तक सवाल उठता है कि भाई ऑक्सफोर्ड में कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो दो बातें हैं इसमें, दो पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम। एक तो एकेडमिक साइड और दूसरा नॉन एकेडमिक या पर्सनल ओवरऑल नॉन एकेडमिक मैटर्स में। एकेडमिकली तो आई वुड से इंग्लैंड में काफी, एज एन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पेशली, पूरे देश के लिए तो नहीं बोल सकते, काफी बेटर, आई मीन ये तो आप सोचा ही होगा शायद आपने कि बेटर फैसिलिटीज हैं, इन द सेंस कि एक वहाँ के लाइब्रेरी में एक स्पेशल यूनिट होता है जिसका काम है कि वो आपको एक्सेसिबल बुक्स, एक्सेसिबल मटेरियल प्रोवाइड करे आपको हर हफ्ते। आपको जो भी रीडिंग्स हैं वो आपको पहले सुगम्य सामग्री आपको उपलब्ध कराए, मतलब एक्सेसिबल मटेरियल। तो वो अगर आप उनको अपनी रीडिंग लिस्ट प्रोवाइड कर दो तो वो खुद, अगर आपको स्कैन करना है तो स्कैन करेंगे, पब्लिशर से बुक मांगनी है तो उनसे मांगेंगे, जो भी करना है वो करके आपको अवेलेबल कराएंगे, नंबर एक। नंबर दो, वहाँ पे एक स्टूडेंट सपोर्ट प्लान होता है, SSP, जो बनाकर जो आपको यूनिवर्सिटी बनाती है डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें सब कुछ क्लैरिफाई किया जाता है कि क्या क्या आपको सपोर्ट चाहिए। छोटी छोटी बातें, जैसे कि अगर आप एक क्लासरूम डिस्कशन में हैं और एक आपने अपना हाथ उठाया और टीचर को आपको मौका देना है कि आप बोल सको, तो वो कैसे आपको बताए, तो वो आपका नाम लेके बोलेगी, ये नहीं कि आपकी तरफ देख के बोले व्हाट डू यू थिंक। तो ये सब चीजें भी उनको बताई जाती है। एग्जाम्स कैसे देने वाले हो आप, वहाँ पे आपको अप टू डबल टाइम मिलता है एक्स्ट्रा, जो ज्यादा भी हो जाता है काफी बार तो, बट वो एक डिफरेंट डिस्कशन है। बट एनीवे, सो पॉइंट इज कि हर चीज, काफी चीजों के बारे में सोच के पहले से होता है, विच डजंट हैपन इन इंडिया। इंडिया में कैसा है कि अगर आप एक वेल टू डू फैमिली से हो तो आप सब अरेंज कर लोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे, मगर आप पे वो बर्डन पड़ जाता है, ना कि इंस्टीट्यूशन पे कि वो आपको अकोमोडेट करे। दूसरा ये है जो नॉन एकेडमिक साइड है, उसमें उसमें भी आई वुड से इंडिया के हिसाब से तो मेरा एक्सपीरियंस काफी बेटर रहा, बिकॉज इंडिया में मेरा स्कूलिंग में, जैसे मैंने आपको बताया, इट वाज अ मिक्स्ड बैग, मोर ऑन द नेगेटिव साइड देन पॉजिटिव। फिर उसके बाद कॉलेज में तो मैं अपने होम टाउन में ही पढ़ा लॉ, क्योंकि उस टाइम पे मैं बाहर नहीं जाना चाहता था। अच्छा राहुल, कोई आप इंट्रोवर्ट हैं तो मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको, इधर कोई महिला मित्र वगैरह इन द सेंस ऑफ अ गर्ल फ्रेंड? नहीं, अभी तो मेरी ऐसा कोई नहीं है। नहीं। थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ऐसा लग रहा है। हाँ जी। तो जी हाँ, तो
yes, तो basically ये sort of I would say in response to that कि in response to the non-academic part कि उस पे जरूर बेटर एक्सपीरियंसेस रहे इंडिया में, क्योंकि मैं कॉलेज भी मैंने लॉ नागपुर में ही पढ़ा था, तो वहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं था, कुछ क्लासेस नहीं, कुछ नहीं, घर पे ही बैठे रहो, खुद ही पढ़ाई करो। उस हिसाब से तो काफी मेरे दोस्त वगैरह बने और ये सब, मगर चैलेंजेस तो स्टिल रहते हैं, क्योंकि काफी हद तक अब लोग कैसे सोशलाइज करते हैं, वो पार्टीज में जाएंगे, डांस करेंगे, ये सब, तो वो अपॉर्चुनिटीज यू लूज आउट ऑन सर्टेन थिंग्स sometimes, but there are other ways in which जो आप कोशिश करते हो कि कैसे आप sort of इंटीग्रेट हो सको। तो वैसे तो राहुल, आपसे जो बात कर रहा हूँ आपके बारे में, मुझे लगता है कि इट शुड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लेकिन आई डोंट वांट टू बी एक्यूज्ड ऑफ बाय यू, तो इसलिए अब मैं थोड़ी सी, शायद ये कितना लंबा हो गया मुझे पता नहीं, अभी चर्चा और कितना समय हो ही गया, आई थिंक 45 मिनट्स तो अभी 5-10 मिनट अगर आप चर्चा को और आगे बढ़ाना चाहें अपनी तरफ से तो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ और फिर वी कैन वाइंड अप। तो पहला तो मैं ये आपसे पूछूंगा कि आपकी नजर में कितना एक बात हमारे बीच हुई थी कुछ दिनों पहले कि आपने कहा था कि अगर हम जो डिसेबल्ड लोग हैं, इफ वी want to be treated as class 1 citizens, we also must take on the responsibilities of a class 1 citizen, कि भाई अगर हम एक क्लास 1 सिटीजन के राइट्स चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, तो हमें उनकी जिम्मेवारियां भी लेते आना चाहिए। ये नहीं हम बोल सकते कि वो हमको ना दी जाए। तो इस थोड़ा आइडिया जो आपका है, इस पे आप थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हो कि क्यों आप ऐसा मानते हो, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक डू पीपल एक्चुअली प्रैक्टिस दिस इन इंडिया? जी राहुल, मैं कोशिश करता हूँ जी। मैंने ये कहा था और आपने बिल्कुल सही कहा है कि अंग्रेजी में कहा था कि व्हेन यू क्लेम द राइट्स ऑफ अ क्लास 1 सिटीजन, you must also assume the responsibilities that go with class 1 citizenship. Yes. ये बात सही है कि आप अगर प्रथम श्रेणी के नागरिक होने के अधिकार का दावा करते हैं, तो प्रथम श्रेणी के नागरिक के जो कर्तव्य हैं, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उनको भी आपको लेना होता है। अब ये बात है कि और इस बात को जहां तक मुझे पता है कि जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ऑफ अमेरिका है, वो इसको मानता है, और यहाँ तक मैंने सुना है, आप कंफर्म करके मुझे भी बताना जी, कि वो लोग कंसेशन फेवर नहीं करते लेना, जैसे आपको ट्रैवल में और में जो कंसेशन मिलते हैं ब्लाइंड को, तो मैंने ये सुना है कि वहाँ लेने की बात वो नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजें कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होती हैं। India is one country where a sizable chunk of our people live in abject poverty. एक ऐसा देश है जहाँ काफी लोग दरिद्रता में जीते हैं, और हमारे संविधान ने उनको भी समान अधिकार दिए हैं। और दूसरे साथ में ये भी है कि जो रियायतें, जो कंसेशन, जो छूट, जो सुविधाएं, ऐसा नहीं है कि दृष्टिबाधितों को या विकलांगों को ही मिलती है। इनफैक्ट दृष्टिबाधितों या विकलांगों से अधिक और बहुत से पहले से समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भी वो सुविधाएं मिलती आई हैं। तो आइडियली आई एग्री विद दैट प्रपोजिशन जो मैंने कहा, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि चीजें कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, your pragmatism must be compatible with your idealism must be compatible with your pragmatism, or your passion must be compatible with your pragmatism, to be more alliterative. ठीक है? आपके पैशन और pragmatism में एक तारतम्य होना बहुत आवश्यक है। तो जहां तक भारत का सवाल है, वैसे हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो भाई बहन है, विकलांग भाई बहन है, अन्य जो पिछली श्रेणियों के लोग हैं जी, उनको हमसे पहले से, काफी वर्षों पहले से उनको काफी सारी रियायतें मिलती हैं, लेकिन उनके अधिकार संविधान में समान हैं। तो इसीलिए हमारे देश में अभी एक लंबे समय तक इन चीजों की आवश्यकता होगी। ये एक प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ मैं मानता हूँ कि, लेकिन फिर भी ये उचित है
कि जहां तक हो सके, आपको पता होगा कि जब मैं चीफ कमिश्नर था उस समय भी, और वैसे भी मैं जहां जहां जाता हूँ और जहां जहां संदर्भ होता है, कंटेक्स्ट होता है, जी। वहां वहां मैं अभी भी एक बात कहता हूँ हम्म। कि आपको, जो आज के युवक युवतियां हैं, उनको मैं कहता हूँ अपने भाषणों में, पब्लिकली कहता हूँ जी। कि आपको जहां तक हो सके आरक्षण पर निर्भर नहीं रहकर अपनी मेधा पर निर्भर करना चाहिए, करेक्ट। ताकि आप ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर ओन मेरिट जी। आपको आप मतलब आगे आ आपको सको। नौकरी मिले, रोजगार मिले। हम्म। तो संक्षेप में पूछो तो राहुल, ये भी मेरा विचार है, और मैं समझता हूँ कि आप भी मोटे तौर पर इस बात से शायद सहमत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि काफी लोग, अगर आप देखो अपने, ये बात तो सही है कि अगर आप एक विकलांग इंसान हो, इफ यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मोर ब्रॉडली एनीवेयर बट स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में स्ट्रक्चरल कंडीशंस आर नॉट सपोर्टिव ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, ऑफ लिविंग एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो काफी लोग क्योंकि अपने लाइफ में चैलेंजेस जो फेस करते हैं उसकी वजह से दब जाते हैं, इन द सेंस दैट they lower their sights in terms of what they want to aspire for. अब चाहे you know, अगर आप एक ब्लाइंड इंसान मान लो, तो वन फेसेस चैलेंजेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ वन डिसेबिलिटी। आपको एकेडमिक फ्रंट में झगड़े, यू हैव टू फाइट a lot of battles to obtain academic material in accessible form। आगे जाके आपको एकेडमिक मटेरियल को तो छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात है, एडमिशन के लिए भी एडमिशन के लिए, एकेडमिक मटेरियल के लिए, परीक्षा के लिए, तो हाँ, जॉब में, एक तो जॉब मिलने के लिए, फिर सॉर्ट ऑफ एडिक्वेट वर्क होना चाहिए उसके लिए, मैरिज मार्केट में भी एक डिसेबल्ड लोगों को काफी हद तक डैमेज्ड गुड्स माना जाता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दैट। तो सवाल मेरा केवल इतना है, इन लाइट ऑफ ऑल दिस, कि काफी लोग ये चैलेंजेस से दे आर एबल टू ग्राउंड देम डाउन, वो दब जाते हैं इन चैलेंजेस की वजह से जिंदगी में फेस कर करके। मगर आपने ये काफी लोग मानेंगे कि यू हैव लिव्ड लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, आपने अभी भी आप में वो एक सॉर्ट ऑफ असर्टिवनेस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और आपके वीडियो से मालूम भी पड़ता है दैट यू हैव possessed that all your life। तो वो आपको किस what is it that has helped you be that way despite all the obstacles which you must have faced? जो भी आपने challenges face किए उसके बावजूद आप ये दृढ़ निश्चय और एक एक resilience किस बेसिस पे मेंटेन कर पाए हैं? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। अब इसमें ये है कि राहुल, इसमें कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, कोई एक कारण नहीं है, कई सारे, जैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक तो ये है कि आपका जन्म से ही आपका स्वभाव कैसा है, मतलब एक आप होता है ना, कोई कोई होता है थोड़ा सबमिसिव होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा क्वाइट होता है, कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव या असर्टिव होता है, कोई थोड़ा बैलेंस्ड होता है, तो एक तो संतुलित होता है। तो एक तो आपका जो स्वभाव जैसा है उस पे, दूसरे के जिस वातावरण में आप पड़े बले हैं, कि जो मेरे, आपको मैं राहुल बताऊं कि मेरे पिताजी, अनलाइक योर फादर हु इज वेरी क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल, मेरे पिताजी इन द फॉर्मल सेंस ऑफ द वर्ड वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो क्लास 2 या 3 तक पढ़े थे। ओके। एंड आई कम ऑफ ए ट्रेडिंग कम्युनिटी। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप इमेजिन करिए, आज से 60-62 साल पहले ये सोचना कि एक दृष्टिबाधित बच्चा न केवल पढ़ सकता है, बल्कि वो एक हर किसी दूसरे नागरिक की तरह बराबरी के आधार पर सम्मानजनक और मर्यादित जीवन जी सकता है और समाज को कंट्रीब्यूट कर सकता है, ऐसा सोच मेरे पिताजी का था। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हिम व्हेन आई वाज, आई थिंक, बिलो 18 इयर्स ऑफ एज। उनकी जो चीज थी, और फिर जो दूसरे मेरी फैमिली में जो मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स थे, वो भी बहुत सपोर्ट, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे पिताजी का मुझे बहुत इसमें वो था कि वो कहते थे कि मैं ना तुमको बैरिस्टर बनाऊंगा। अब बैरिस्टर तो मैं नहीं बना, लॉ तो जरूर मैंने किया, हालांकि प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन वो कहते थे कि तुम वो सब कुछ कर सकते हो,
जो एक कोई भी आदमी कर सकता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। तो एक ये फैक्टर है। तो एक तो हो गया कि आपका स्वयं का स्वभाव कैसा है, फिर दूसरा आपको वातावरण कैसा मिला, तीसरे कि आपकी ग्रूमिंग। हाँ, अब जैसे मैंने, आपको पता ही है, आपको तो अब तक मेरे बारे में बहुत कुछ पता है कि जी। जैसे बचपन से या यूं कहूँ कि किशोरावस्था से मैंने खुद डॉक्टर जेकोबस स्टेनब्रुक और केनेथ जर्निगन को पढ़ा, उनकी लेटर्स किशोरावस्था पढ़ता था। मतलब? एडोलेसेंस। ओके, ओके, अच्छा। तो मैं जो वहाँ क्या आता था कि ब्रेल मॉनिटर बोल के एक मैगजीन अब भी निकलती है, आजकल तो ई टेक्स्ट भी होती है ब्रेल में। तो उन दिनों हमको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी, और वो अमेरिका से आती थी, शिपमेंट से भेजते थे, तो 6 सप्ताह 7 सप्ताह पुरानी हो जाती थी बाय द टाइम इट रीचेस, एंड आई वाज इन असम एट दैट पॉइंट इन टाइम। लेकिन उसमें एक तो डॉक्टर जर्निगन के और उससे पहले डॉक्टर जेकोबस स्टेनब्रुक के जो बैंक्वेट स्पीचेस, पर्टिकुलरली उनकी कॉन्फ्रेंसेस के वो, और जगह दी गई स्पीचेस, पर्टिकुलरली केनेथ जर्निगन के, क्योंकि जब मैंने ब्रेल मॉनिटर पढ़ना शुरू किया उस समय जेकोबस स्टेनब्रुक शायद उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनके आर्टिकल्स फिर भी निकलते थे उसमें, तो वो पढ़ता था। ठीक है। दूसरी बात है कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डेंस होते थे अलग अलग गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, और अलग अलग ऐसे लोगों से जिनका जो बहुत प्रेजुडिस्ड थे, who used to harbor entrenched prejudices towards the blind, वो सब जब पढ़ता था तो मुझे इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती थी उससे कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है। अब उनमें से कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो बाद में हमने भी बातें की है कि कुछ चीजों पे थोड़े बहुत रिजर्वेशन हो सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज द स्पिरिट, जो स्पिरिट है वो मैं आपको एक, लेकिन आई एम रियली इंडेटेड टू दिस टू जेंटलमैन। ये जो स्पिरिट इम्बाइब वहां से मुझे लगता है कि मुझे काफी वो मिला, और वही वहां से मैंने काफी कुछ फिर आई बिकेम assertive, firmly, but in a non-violent manner. Quite assertive. I've been throughout. I've been assertive. You are very right. And तो ये होता है। आमतौर पे क्या होता है राहुल, कि बहुत सारे दृष्टिबाधित लोग, जैसा कि आपने सही कहा कि इतनी ज्यादा चुनौतियां होती हैं, एंड दे लिव इन कंडीशंस ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। अब मेरा जो परिवार था वो एकदम गरीबी की हालत में नहीं था, मतलब एक खाता पीता परिवार जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं। कि बहुत ज्यादा उस समय तक जब हमारे पिताजी की और हमारी पीढ़ी पहुंची तब तक बहुत ज्यादा इतने खूब हाईली फिल्दी रिच भी नहीं थे, लेकिन एकदम से जो गरीबी की हालत होती है वो भी नहीं थे, जो बीच की सी एक स्थिति होती है उसमें थे। तो वो कमी कभी महसूस नहीं हुई। तो वो भी एक फैक्टर है, दैट इज ऑल्सो ए फैक्टर। क्योंकि आपको जब एब्जेक्ट पॉवर्टी में आप रहते हैं, आपको, और एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, और आपका भी अनुभव रहा होगा, मेरा भी रहा है, कि a person with blindness, और for that matter a person with a disability, एक ब्लाइंड व्यक्ति को या डिसेबल्ड व्यक्ति, पर्सन विद ए डिसेबिलिटी को हर स्टेप पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। वो कई बार बुरा लगता है, कई बार आप थोड़ी ऐसा, अब हम भी, वी आर ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ऑर्डिनरी मॉर्टल, तो कई बार थोड़ी हताशा निराशा भी होती है। थोड़ी देर के लिए सुस्ता के फिर नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि वो जो आपका जो आपके अंदर जो असर्टिव जो पर्सन है वो आपको चैन से रहने नहीं देता है। ठीक है। तो कुल मिला के यही है राहुल। बिल्कुल, थैंक यू राहुल, दैट्स अ वेरी गुड नोट ऑन व्हिच टू एंड द कन्वर्सेशन। बिल्कुल। एंड आपने काफी समय दिया, और मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब भी आपको कभी समय मिले, चाहे आपको महीने में 2 बार मिले, चाहे साल में 2 बार मिले, जब भी जैसे भी मिले, तो आप यहाँ आना, और आपके साथ जो चर्चा है वो बड़ी उपयोगी है। और विशेष करके आपके बारे में हमारे दर्शकों और श्रोताओं को जान करके बहुत प्रसन्नता हुई है। आपके प्रति मैं आभारी हूँ। और दूसरे की दर्शकों और श्रोताओं से कहना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें, और दूसरों के साथ शेयर करें। तो एक और चीज मैं कह दूं कि अगर कोई
स्टूडेंट्स वगैरह ये देख रहे हैं और अगर वो मेरे को रीच आउट करना चाहें, कोई उनको क्वेश्चंस जी। वगैरह हो, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो वो है rahul.bajaj rahul.bajaj1038@gmail.com। तो एक यहाँ बार पे फिर रिपीट कर दीजिए स्लो स्पीड में। बिल्कुल rahul.bajaj1038@gmail.com। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। और श्रोताओं दर्शकों, बाय फॉर नाउ टिल आई कम बैक टू यू विद अनदर वीडियो। यस, बाय। थैंक यू, ओके।